नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। इससे पहले कि मैं आज के विषय पे आपसे बात करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने वाला हूं वो बहुत ही ऐसा विषय है जिसकी चर्चा सारी दुनिया में है और एक बहुत ही ज्वलंत इशू है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपियन यूनियन, नाटो और दुनिया के अलग अलग देशों के आपसी संबंध और राजनीतिक गुटबाजी और एक खेमेबंदी जो अलग अलग दुनिया के देशों के अंदर हो रही है। प्री कोल्ड वॉर, जैसे पहले कोल्ड वॉर का एक टाइम था जिसमें दुनिया के आधे हिस्से अमेरिका के साथ थे, आधे हिस्से सोवियत रशिया के साथ थे, ऐसा ही कुछ होने वाला है। परंतु इसमें एक ऐसा, जैसी की उम्मीद थी, दुनिया को ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन की तरफ अमेरिका, नाटो कंट्री और यूरोपियन यूनियन के बाकी जितने भी देश हैं, नाटो कंट्रीज जो हैं वो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 30 दुनिया के 30 बहुत ही मजबूत, सैन्य रूप से मजबूत कंट्रियों का एक संगठन है, जिसमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस है, जर्मनी है, टर्की है, ग्रीस है, काफ़ी सारे मुल्क हैं। जब ये रशिया और यूक्रेन का एक आपस में जो इनकी राजनीतिक रूप से या जो एक विषय चल रहा था जिसको आप डिस्प्यूट बोल सकते हैं, उस डिस्प्यूट में यूक्रेन को इन्होंने एक किस्म से हवा दी कि भैया तुम रूस से भिड़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, रशिया क्यों यूक्रेन पे अटैक कर रहा था, इसका एक ऐतिहासिक जो है विषय है ये। आपको जैसे कि मालूम हुआ, कुछ साल पहले रशिया नहीं था, जो सोवियत रशिया था जिसके अंदर 15 देश थे, सोवियत संघ जिसको बोला जाता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, उसमें रशिया सबसे बड़ी एक कंट्री थी, या वो भी आज तक है। और जब ये इनका एक विघटन हुआ, जब वहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा को समाप्त किया गया, लोगों का आंदोलन हुआ, तो वो अलग अलग छोटे छोटे 15 देशों में बट गया। यूक्रेन जो है यूरोप के बॉर्डर पे है, और यूरोप के बॉर्डर पे होने से रशिया की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर कभी यूरोप से या अमेरिका से लड़ाई हुई और यूक्रेन जो है अगर नाटो कंट्रीज़ के साथ मिल गया, तो रशिया पे अटैक करना, रशिया के अंदर सेना लेके घुसना अमेरिका के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन अपने आप को एक अलग कंट्री मानता है और वो एक अलग कंट्री है भी, लेकिन रशिया का ऐसा मानना है कि जो यूक्रेन है वो ऐसा हो गया है कि वो हमारा सिर है और हम बाकी धड़ हैं। तो अब सिर को धड़ से कैसे अलग किया जा सकता है? तो इसके विषय में वहाँ के लोगों के, यूक्रेन के लोगों के और रशिया के लोगों में और बाकी कंट्रियों के अलग अलग विचार है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे विघटनकारी लोग थे, दल थे, जो कि यूक्रेन के साथ रहना नहीं चाहते और रशिया के साथ रहना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि व्लादिमीर पुतिन जो है एक बहुत ही मजबूत नेता है, और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर ली है अपने संविधान में कि वो जब तक जीवित रहेंगे रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। बहुत ही एग्रेसिव, जिन्होंने हथियारों को बहुत ज़्यादा बल दिया है और चाइना के साथ एक बहुत बड़ा समझौता कर लिया है कि हम दोनों मिलकर रहेंगे, उनके ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कर लिए। तो यूक्रेन रशिया के दबाव में नहीं आ रहा था। रशिया उसको बोल रहा था कि तुम जो है यहाँ की सरकार हम चेंज करेंगे, चुनाव करेंगे, और वो रशिया ऐसा चाहता था कि वो ये मान ले कि जो भी है यूक्रेन में वो रशिया के बिना नहीं होगा। उसके डिफेंस के, उसकी फॉरेन जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को और जो रक्षा संबंध है उसको हम ही चलाएंगे, हमारा ये पार्ट है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु यूक्रेन के साथ जो है यूएस, नाटो कंट्रीज, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन ने उसको ये बोला कि भैया तुम लड़ो इसके साथ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम कभी भी रशिया को, क्योंकि उनकी अपनी जो वैश्विक जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके अंदर वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से यूक्रेन को अपने साथ मिला के रखें ताकि रशिया पे एक दबाव बना के रखें। उन्होंने रशिया को उकसाया,
रशिया को एक भरोसा दिया, सॉरी, यूक्रेन को एक भरोसा दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम रशिया के साथ भिड़ जाओ, जो भी तुम्हारी बात है। उनके वहाँ के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उनको उन्होंने ऐसा बोला कि आप डरिए मत, हम आपका सहयोग करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर है, हम सैंक्शन लगाएंगे। और ऐसा करते करते उन्होंने यूक्रेन को इस पोजीशन में ला दिया कि उन्होंने रशिया की कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि बातचीत हो, लेकिन रशिया पहले उनकी जो परिस्थिति है, आज की राजनीतिक परिस्थिति को डिसमेंटल करना चाहता था कि आप दोबारा चुनाव करें, हमारी मर्जी की सरकार यहाँ पे बनेगी, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है हम इस पे फैसला करेंगे। बहरहाल इन दोनों के झगड़े के बीच में वो कमज़ोर यूक्रेन जो है पिस गया और रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अमेरिका और नाटो देश जो है ये बोलते रहे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, जिसको बोला जाता है देसी भाषा में हुल दे दिया। लेकिन वो बेचारा फंस गया, क्योंकि नाटो और अमेरिका जो है उसकी किसी सैन्य मदद के लिए नहीं आए। और एक किस्म से ये दुनिया के लिए अच्छा ही हुआ, अगर अमेरिका और ब्रिटेन इस लड़ाई में कूद जाते तो आप समझिए लाखों लोगों की मौत हो जाती, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। अभी कोरोना से लोग मुश्किल से निकले तो वर्ल्ड की इकोनॉमी, शेयर मार्केट दुनिया में क्रैश हो गया है, ऑयल की जो प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं, तो महंगाई बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। तो ये एक अच्छी बात हुई, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जो कमज़ोर है उसको अगर आपने सहारा देने की बात करी है तो आप उसको किसी और तरीके से भी सहारा दे सकते थे, बातचीत कर सकते थे, और सिर्फ धमकियां देते रहे आप रशिया को, और उसने आज अटैक कर दिया। तो मुझे एक ऐसी बात याद आ रही है, वैसे तो रशिया से भारत के बहुत ही, जिसको बोलते हैं ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, हमारा बहुत ही नज़दीकी है और हमारे हर सुख दुख में रशिया ने साथ दिया है। तो मैं रशिया के खिलाफ तो नहीं बोल रहा हूँ, और क्योंकि हमारे देश की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने भी कोई ऐसी बात नहीं करी और ना करनी चाहिए, क्योंकि रशिया के हमारा बहुत सारा हथियार जो है और उसके स्पेयर पार्ट जो हैं वो हमारे रशिया से आते हैं। अभी उन्होंने हमें S-400 जो सिस्टम है वो भी दिया है। तो इसलिए हम रशिया से तो हम अपने संबंध बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता याद आई, जिसमें उन्होंने बोला कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नियाग नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या दंतहीन विशरहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रहे रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुपम के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु दे तराई तराई करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता का ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वन संपूज्य उसका जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। कहने का मतलब है कि मैं अपने देश के आज की परिस्थिति में, भारत देश के लिए बात कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हुई पिछली सरकारों में जब हमारे पास हथियार नहीं थे, हम इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। अगर आप इकोनॉमिक रूप से मजबूत नहीं है, अगर आप अपना रक्षा में डिफेंस में मजबूत नहीं है, अगर आपके पास हथियार नहीं है और हथियारों के लिए अगर आप दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो हमें अपने हथियारों को मजबूत करना चाहिए। अपने देश के अंदर जो है ऐसे हथियार बनाने चाहिए, इकोनॉमी को अंदर भले ही कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में बर्तन तो खटकते हैं, आवाज़ आती है, लेकिन रक्षा के मामले में, इकोनॉमी के मामले में देश को ऐसा सुदृढ़ होना चाहिए ताकि कल को कोई भी आके हम किसी के भरोसे बैठे रहें, सारे बैठे रहें कि फला कंट्री आएगा, वो ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा, और हम उसके भरोसे रहें और दूसरी चाइना जैसी कोई कंट्री पाकिस्तान के साथ मिलके हमको धमकी देने लग जाए। आज की परिस्थिति में अगर ये पुराना देश होता और रशिया ने जो ऐसा किया है उसको देख के चाइना भी भारत के ऊपर अंदर घुसने की कोशिश करता, लेकिन भारत की जो राजनीतिक पावर है, भारत की जो राजनीतिक शक्ति है, हमारे आज देश के प्रधानमंत्री हैं जो जिस मजबूती से
उन्होंने ये दिखाई है, क्षमा शुभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल। उन्होंने इस बात को, तात्पर्य को एक समझा है और अपने देश के अंदर मजबूती लाई है। हमें अपने देश को इकोनॉमिकली एकजुट रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। रक्षा के अंदर हमें तरह तरह के अपने हथियार, मिसाइल और जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर हथियार हैं, उसके अलावा देखिए ऐसा नहीं होता कि आपको हथियार चलाना ही है, लेकिन सामने वाले को मालूम होता है कि अगर मैं एक मारूंगा तो वो दो मारेगा। अब वो ज़माना चला गया जब बोला जाता था कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो। अभी ऐसी भी उम्मीद होनी चाहिए कि कोई एक हाथ एक गाल पे भी मारने की सिचुएशन में ना रहे। आज की परिस्थिति को देखते हुए मेरी भारत सरकार से, भारत की जनता से ये अपील है कि देश को मजबूत करें, इकोनॉमी से मजबूत करें, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें ताकि वो पैसा देश के उत्थान में लगाया जा सके। राजनीतिक रूप से मजबूत रहेंगे, रक्षा के रूप में मजबूत रहेंगे, इकोनॉमिक रूप से मजबूत रहेंगे तो कल के दिन भारत जैसे देश के लिए भी ऐसी, हमारे देश के सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं रहेगी कि हम किसी के भरोसे रहें और अंत समय वो हमें धोखा दे जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मुझे आप सबको मेरा ये विश्लेषण पसंद आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।